तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है? लॉ ऑफ इनर्शिया देखा। इनर्शिया को हमने समझा है, इनर्शिया क्या होता है, कितने तरह का इनर्शिया होता है। जनरली इनर्शिया डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कौन सा इनर्शिया रहेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर इनर्शिया मोशन में है तो कौन सा रहेगा? अब मोशन में आपको पता है दो बातें हो सकती हैं। अगर मोशन का मतलब वेलोसिटी से है तो वेलोसिटी जनरली दो तरह, मतलब दो इन्फॉर्मेशन देता है। पहला एक और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वाली जब बात आई तो न्यूटन ने उसको और अच्छे से क्लासीफाई करा। बोला कि देखो इनर्शिया दो तरह का हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? अगर एक बैट्समैन था, मान लो एक बच्चा हो जिसके हाथ में बैट हो, है ना, क्या है ये, मान लो एक बैट था, बहुत बढ़िया बैट तो नहीं बना लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ पकड़ लिया हमने उसको। ये बॉल आया, इस पे हिट किया, है ना, हिट करने के बाद बॉल का डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हो गया। यानी कि क्या हुआ, जैसे मान लो आप फुटबॉल खेल रहे थे, पैर आपका गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक फुटबॉल था, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पैर थोड़ा सा चेंज हुआ। आपने जब इसको हिट किया यहाँ पैर से तो इसका डायरेक्शन, मतलब मोशन जो है दूसरे डायरेक्शन में ऐसे आया। आपने पैर से हिट किया, इधर से आ रहा है, आपने फोर्स लगा के इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया। तो इसने क्या लगाया? फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। यहाँ भी बैट्समैन ने क्या किया? इस बॉल पे क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ये बैट क्या कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्शन क्या हुई? डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया बॉल का, ठीक है ना, और ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया फुटबॉल का, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स से आपने क्या किया? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, आपने उठा के उसको क्या किया? ऊपर या किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिया, है ना। पहले रेस्ट पे था, इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था, दोनों ही सिचुएशन में रेस्ट पे था। आपने एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ भी लगाया आपने, क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और इस बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद क्या हुआ? बॉल का जो प्रेजेंट स्टेट था, पहले रेस्ट पे था फिर मोशन में आ गया। यानी कि अगर आपको स्टेट चेंज करना है, पहले बात करते हैं स्टेट, इसी को फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, है ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट स्टेट को, कौन से स्टेट को? प्रेजेंट स्टेट को, अगर या प्रेजेंट स्टेट या प्रेजेंट फेज, दोनों बातें लिखी जाती हैं बुक्स में, प्रेजेंट स्टेट या प्रेजेंट फेज। अगर आपको चेंज करना है, क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। तो बेसिकली क्या करना होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो न्यूटन का पहला लॉ ये था, है ना। इसके बिहाफ पे उन्होंने तीन बातें बताई, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। इसकी स्टोरी क्या है? इन्होंने कहा कि देखो, इस जहाँ पे रेस्ट पे था, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहना चाहता है जब तक कि उस पर नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। क्या ना हो? नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपना प्रेजेंट स्टेट चेंज नहीं करेगा। जैसे ही नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट अपना स्टेट क्या होगा? चेंज कर देगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। समझ में आया? प्रेजेंट स्टेट ऑब्जेक्ट अपना चेंज कर देगा। क्लियर है? इसको मिटा दें। यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फुटबॉल ऐसे आया, आपने पैर से उसको क्या किया? एक पुश दिया, एक फोर्स लगाया, तो इसका स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन जो भी था वो क्या किया आपने? चेंज कर दिया। और ये ऑब्जेक्ट तब तक, ये फुटबॉल या ये बॉल अपना स्टेट ऑफ डायरेक्शन बोल दीजिए या डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल दीजिए, तब तक चेंज नहीं करता जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। बात समझ में आया? क्लियर है? तो यानी कि प्रेजेंट स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? और यही आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसे बोला गया लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला गया? ये सारी स्टोरी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी है। बात समझ में आया?
अब आगे हम लोग मूव करेंगे कि जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो हुआ क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहली बात क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसके पास क्या है, मास है। क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए m है। कितना है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे बना भी दिया, m है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास दो तरह का सिचुएशन होगा, या तो एट रेस्ट वाला सिचुएशन होगा या इन मोशन वाला सिचुएशन होगा। बात समझ में आया? तो अगर एट रेस्ट होगा इसका मतलब इसके पास जो वेलोसिटी है क्या है, 0 है, और अगर ये मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मैं आपको काइनेमेटिक्स से पढ़ा रहा था, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके पास वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, इसके पास जनरली दो इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास है। ये मान लीजिए किसी वेलोसिटी u से चल रहा था, कितने वेलोसिटी से, u से चल रहा था, तो इसके पास दो तरह का इन्फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन? अगर इसकी वेलोसिटी को इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आप कर देते हैं तो एक क्वांटिटी मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? जब मोशन इन प्लेन में आपको पढ़ाया था तो इसके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कशन करा था। तो m इंटू यू बराबर होता है लीनियर, m का मतलब होता है मास, u का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। यानी कि लीनियर मोमेंटम के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो मास गुणे वेलोसिटी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अरे हाँ कि ना? अच्छा, किसी ने बोला भैया हमारे पास जो वेलोसिटी है ये कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर है। इसके पास दो तरह का इंफॉर्मेशन अभी भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया, अगर आपने तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अरे हाँ कि ना? मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो क्या मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? अरे हाँ कि ना? क्या मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट मान रहे हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट मान रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया तो क्या मोमेंटम में परिवर्तन आया? क्या मोमेंटम में कोई चेंज हुआ? अरे हाँ कि ना? अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने मोमेंटम में चेंज ऑब्जर्व किया, अगर आपने मोमेंटम में चेंज ऑब्जर्व किया तो हमारा सवाल ये है कि मोमेंटम में चेंज कैसे आया होगा? कैसे आया होगा? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी कैसे हुआ होगा? जब उस पे एक्सटर्नल, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट आपने चेंज कर दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे इनर्शिया ऑफ मोशन आपने चेंज किया। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हो गया अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो v ही वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपने वेलोसिटी में चेंज किया इसका मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। अरे हाँ कि ना? तो पहले ही लॉ से दूसरे लॉ का भी कंक्लूजन निकला, पहले ही लॉ से दूसरे लॉ का भी कंक्लूजन न्यूटन ने निकाला और बोला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। और उसको फाइंड आउट कैसे करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो लोगों ने बोला, यानी कि न्यूटन ने बोला कि देखो हमको क्या पता चल रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। क्या चेंज हो रहा होगा?
अगर मोमेंटम का चेंज का रेट निकालने तो हमको समझ में आ जाएगा कि फोर्स कितना अप्लाई हुआ होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या इज इक्वल टू नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने फोर्स लगाया तो मैग्नीट्यूड, पहले मान लीजिए डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, एक्स दिशा में कोई पार्टिकल चल रहा था तो एक्स दिशा में ही चला, अरे हाँ। और अगर आपने फोर्स लगाया तो मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड में पहले बोल रहा हूँ, फोर्स लगाया तो आपने मैग्नीट्यूड में परिवर्तन किया, मैग्नीट्यूड में परिवर्तन किया तो क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी तो चेंज हो ही गया। यहाँ मैंने बोल दिया मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, तो क्या परिवर्तन हुआ? मोमेंटम में परिवर्तन आया। तो हमने क्या किया कि जितने टाइम में, जितने मोमेंटम में परिवर्तन आया होगा वो परिवर्तन मेजर करेंगे और डिवाइड कर देंगे टाइम से। जितने टाइम में मोमेंटम को हमने ऑब्जर्व किया, जितने भी टाइम में हमने मोमेंटम को ऑब्जर्व किया, किसको? उस मोमेंटम में चेंज डिवाइड कर देंगे टाइम के परिवर्तन, जो भी टाइम आया होगा ना, टाइम में भी तो भाई चेंज हुआ होगा। ऐसा थोड़ा ना एक ही सेकंड पे वेलोसिटी चेंज हुई, दूसरे सेकंड पे नहीं चेंज हुई, फिर हमने बोल दिया कि भैया एक के सेकंड वाले बात हम करेंगे, नहीं, वो तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू, कहानी समझ में आ गया? तो खैर अभी सेकेंड लॉ पे नहीं जाएंगे, बस हम सेकेंड लॉ समझ रहे हैं कि सेकेंड लॉ आया कहाँ से, वो भी फर्स्ट लॉ से ही हमारा आया है। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात, अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो भी क्या हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी? अरे हाँ कि ना? किसी ने बोल दिया एक पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो भैया, अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अगर UCM कर रहा है यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या है? तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ चेंज इन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? ये क्या आएगा? अबे जीरो आएगा। ये क्या आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यहाँ हम लिखे क्या है? चेंज इन स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब क्या हो गया? ये जीरो आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहली प्रॉपर्टी यही मैंने बताई थी, याद है कि भूल गए? अरे हाँ कि ना? बट यहाँ पे क्या चेंज होगा? हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्यों चेंज हुआ? क्यों चेंज हुआ? क्या हो रहा था? इस ऑब्जेक्ट पे अलोंग द या टुवर्ड्स द सेंटर हर एक पॉइंट पे क्या लगता है? उस फोर्स का नाम क्या है? रेडियल फोर्स या क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, उसको भी चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अरे हाँ कि ना? इसको भी चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ फोर्स जीरो होता, टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ भी फोर्स जीरो होता तो क्या ये गोल गोल घूमता? अरे क्या ये गोल गोल घूमता? यानी कि लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या कभी सर्कुलर मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे। एंगुलर मोशन हो सकता है लेकिन कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है ना? तो चलिए वो सब बातें तो ठीक है। तो हमको बेसिक बात समझ में आया, डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तब भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने कहाँ सीखा है? सिंपल हमने सीखा है कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सच काइंड ऑफ परिवर्तन, है ना? मिटाएं इसको? अरे हाँ कि ना? इधर वाला मिटा रहे हैं अभी। बात समझ में आया? एक चीज हम और इसमें पढ़ेंगे, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो हमने एक और क्वांटिटी बताई थी जो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ क्या होती है?
कौन सी क्वांटिटी? पहली हमने बोल दिया लीनियर मोमेंटम, दूसरा क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी बताया था। अरे बोलो भाई, क्या बताया था? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी नीचे लिखना थोड़ा बेकार लगता है। काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएट होती है फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपने फोर्स लगाया तो क्या हुआ होगा? अगर आपने फोर्स लगाया तो क्या हुआ होगा? वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? फिर आपने क्या देखा, किस में परिवर्तन आया? मोमेंटम में परिवर्तन आया। अरे हाँ कि ना? क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? अरे क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? अरे हाँ कि ना? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ। तो न्यूटन का जो पहली बात थी कि भैया अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो दूसरी बात ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगी कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज। अरे हाँ कि ना? किसी ने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट है। किसी ने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो क्या इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा? क्या इसका मतलब है कि उस पर नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा? अरे हाँ कि ना? कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है? सोचो। अरे लग रहा है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। दिमाग की बत्ती जलाओ। जिस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मान लो आपको मिल रही है, भाई वेलोसिटी को कंपोनेंट हो सकता है ना, ये काइनेटिक एनर्जी एक्स डायरेक्शन में बताना है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था एक प्लेन में, मैंने बोला यार एक बात बताओ, जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, या प्रोजेक्टाइल वाला जो तुमने स्टोरी पढ़ी थी ऐसे हमने फेंक दिया है ना, इस डस्टर के पास एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है। किसी ने बोला ये बताओ एक्स डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्या है? तो क्या इस डस्टर पे कोई फोर्स लग रहा है? अरे हाँ। क्या फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है, बट किस डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लग रहा था, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में परिवर्तन ऑब्जर्व कर रहे थे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो एक्स कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा कांस्टेंट है। बात समझ में आया? तो जिस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मिले उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। या जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन ना हो, जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन ना हो, इसका मतलब उस डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। नेट फोर्स की वैल्यू। बात समझ में आया? मैंने बोला यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, यू वेलोसिटी चल रहा था, हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। एक ऑब्जेक्ट था जो कि यू वेलोसिटी चल रहा था, हमने इस पर कोई फोर्स, तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होगा। बात समझते चलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आगे हम पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि मान लो हमने रॉकेट प्रोपल्सन देख लिया, हम धरती से एक रॉकेट को उड़ा दिए, बाहर से हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे ना, लगा रहे हैं क्या? तो रॉकेट के पास जो भी इनिशियल मोमेंटम है, जितना भी हमने दिया वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसके आगे आप रॉकेट प्रोपल्सन पे क्वेश्चन करेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग? एक हमारे पास क्या है? गन है, मशीन गन बोल दीजिए या गन बोल दीजिए, है ना। ट्रिगर दबा, गोली बाहर निकला, ठीक है ना। तो मोमेंटम वहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली कंजर्व हो रहा है, क्योंकि हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया। गन और बुलेट दोनों आपस में एक सिस्टम है, दोनों आपस में एक, हाँ ट्रिगर दबाया गया जरूर, लेकिन ट्रिगर ने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा, वो इंटरनल फोर्सेस माना जाएगा, वो इंटरनल। तो जो मोमेंटम आपका गन का होगा, पूरे सिस्टम का शुरू में होगा, वही मोमेंटम क्या होना चाहिए? बाद में भी होना चाहिए। बात समझिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। रॉकेट प्रोपल्सन में यूज हो गया, मशीन गन या गन वाले सिस्टम में यूज हो गया। आगे पढ़ोगे, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, एक बुलेट जो कि गन को छोड़ के आगे बढ़ रही है, तो पीछे गन कितनी तेज़ी से जाएगा, है ना। और एक वेज और ब्लॉक वाला सिस्टम पढ़ोगे। एक क्या है, एक ऐसे मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है ना। यहाँ पे एक मास है, ये वेज है जिसका इसका कैपिटल एम मास है। हमने बोला यार हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, ये अपने आप नीचे क्या खिसक रहा था।
तो पूछा जाएगा, यहाँ सब लेंथ ऑन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये वेज पीछे कितना खसकेगा अगर ये ग्राउंड पे आ जाए, है ना। तो हमने क्या बोला भाई, देख हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, ये जो कुछ भी है इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है ना। या सिस्टम के अंदर जो भी परिवर्तन आ रहा है ये वाई डायरेक्शन में तो हमारा कांस्टेंट फोर्स लगेगा नहीं, सॉरी वाई डायरेक्शन में तो हमने फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है फोर्स, धरती माता लगा रही है, धरती माता इससे नीचे खींच रही है ना। तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो इस पर एप्लीकेशन कौन कौन से ये मैं बता रहा हूँ अभी। पहले मशीन गन या गन वाला जो रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन है, और रॉकेट प्रोपल्शन है ये वाला सिस्टम, और कौन सा सिस्टम, और कोई सिस्टम याद है आपको? बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपको दिखेंगे। कौन सा परिवर्तन, हमने एक बॉल को मारा, क्रिकेट खेल रहे थे, हमने बॉल को फेंक दिया, मान लो यू वेलोसिटी से ऐसे, ये डस्टर, ये मान लो मार्कर है, हमने ऐसे फेंक दिया, अब ये मार्कर बीच में जाके कहीं टूट जा रहा है, बीच में जाके कहीं, तो हमने तो इस पर भाई, हम तो लगातार इस पर फोर्स लगा नहीं रहे थे, हमने एक बार फेंक दिया, तो ये अगर दो पार्ट में ब्रेक हो गया तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्रेक होगा। कभी कभी आप क्रिकेट खेलते हैं, मान लो खेले होंगे, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल हवा में जाके दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो क्या बैट्समैन बल्ला लेके उसके पीछे पीछे मारता हुआ चल रहा था? नहीं ना, एक बार हिट किया, फिर बॉल को एक मोमेंटम या फोर्स मिल गया, जो भी मिल गया, बीच में जाके कहीं टूट गया, बीच में जाके कहीं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे किस डायरेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, ये सब बातें यही हम लोग आगे इसी का एप्लीकेशन देखेंगे। बात समझ में आया? एक बम है ना, बम को उठा के आपने फेंक दिया, बम हवा में जाके एक्सप्लोड मतलब फूट जाता है, किस वजह से फूटा? बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, हमने बाहर से कुछ नहीं किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट कर देना है, तो उस पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बात समझ में आया? तो ये सारी बातें लीनियर मोमेंटम से रिलेट करने वाली हैं, जो कि काफ़ी मज़ा आएगा, आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। और काइनेटिक एनर्जी में किसी डायरेक्शन में अगर चेंज नहीं नज़र आ रहा है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी को आपने मेजर किया और कहा सर हमारा एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। वाई डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी को आपने मेजर किया और उसमें परिवर्तन दिख रहा है, इसका मतलब उससे फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिक चीज़ें हैं, दो बातें अपने माइंड में हमेशा रखेंगे जब भी लॉज ऑफ मोशन पढ़िए, जब भी वर्क पावर एनर्जी पढ़िए, जब भी मोशन वाली कोई बात दिमाग में आए, तो हमेशा फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू पैरामीटर विल ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। ये दो पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होंगे? फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट ये हमेशा दोनों पैरामीटर क्या होंगे? एसोसिएटेड रहेंगे। ये दो बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है? नहीं है ना? आगे बढ़े हम लोग। ये दो बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अबे बोलो, मर जाते हो क्या पढ़ते पढ़ते? चलो, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? मोमेंटम की। किसकी बात करें? बेसिक चीज़ क्लियर हो गया। मोमेंटम क्या होता है समझ में आया, है ना? अब हेडिंग डालिए मोमेंटम। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? और कौन सा मोमेंटम? हम लोग अभी पूरा पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन जनरली पढ़ेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रॉपर वे में हम पढ़ने वाले हैं। हम रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट छोड़ने वाले हैं। रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब बाकी बातें हम लोग सीखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन, यानी कि लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। बात समझ में आया? यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन के बारे में कोई ध्यान नहीं देने वाले हैं। क्लियर है? तो मोमेंटम का मतलब यहाँ किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। किससे? P बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू, अरे हाँ, अच्छा, किसी ने पूछा कि भैया लीनियर मोमेंटम तो आपने लिख दिया। चलिए बेसिक बातें। किसी ने आपसे पूछा कि भैया ये बताइए लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? आपने बोला यार मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है? और वेलोसिटी का यूनिट? अरे हाँ कि ना? तो ये एसआई यूनिट है किसका? एसआई यूनिट है लीनियर मोमेंटम का। बात समझ में आया?
किसी ने आपसे पूछ लिया इसका डायमेंशनल फार्मूला, आगे हम लोग पढ़े नहीं है डायमेंशनल फार्मूला पीछे, बट यहाँ पे आप सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला लीनियर मोमेंटम का क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला MLT ऐसे रिलेट करेंगे, है ना। तो इस पे पावर क्या आता है, ABC, इसको हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसको देखिए। kg को हम लोग लिखते हैं m1, क्या लिखते हैं, और मीटर को लिखते हैं L1, और टाइम को लिखते हैं T1, लेकिन ये इनवर्स है तो यहाँ -1, है ना। तो लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो क्या हुआ, MLT-1। ये बेटा डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला लीनियर मोमेंटम का समझ में आया, ठीक है। SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होता है। किसी ने पूछ लिया आपसे, किसी ने आपसे पूछ लिया भाई देखिए आप तो बहुत सारी बातें बता रहे हैं, डायमेंशन भी बता दिया, जरा डायरेक्शन बताइए लीनियर मोमेंटम का किधर होगा। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ, तो देखो मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। आपको किसने बताया वेक्टर क्वांटिटी है, आपको कैसे पता चला कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अरे यार कैसे पता चला, फार्मूले से क्या नजर आ रहा है, देखिए मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी स्केलर को अगर वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर नजर आएगा। बात समझ में आया। तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, किसके डायरेक्शन में होगा, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। तो फार्मूले से हमको समझ में आ रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। ध्यान दो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आगे पूछा जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, तब समझ में आना जरूरी होगा कि भैया एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है और लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है। दोनों में फ़र्क है, फ़र्क को धीरे धीरे समझते चलो, बहुत मज़ा आएगा। बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन किसका हो गया, लीनियर मोमेंटम का हो गया। ये यूनिट हो गया, ये उसका फार्मूला हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला, ये डायरेक्शन। 3 बातें 4 बातें समझनी थी, हो गई। कष्ट है कोई इसमें, चारों बातें समझ में आई, अरे हाँ कि ना, मिटाएं, आगे बढ़ें, चलिए। तो मोमेंटम बराबर हमने लिखा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, इस पे आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन देखना है, फटाफट फटाफट फटाफट। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कम से कम 10 सवाल, फटाफट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 kg है, कितना है, और इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये डायरेक्शन मान लीजिए एक्स एक्सिस है। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, मास इंटू वेलोसिटी, क्या है 1 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो आई कैप। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या हुई, 5 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप। बात समझ में आया।
अरे हाँ कि ना? किसी ने बोला मैग्नीट्यूड बताइए क्या है इसमें, तो ये होता है क्या? ये मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? और ये क्या है भैया? तो आई कैप आपको डायरेक्शन बता रहा है और 5 kg मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। बात समझ में आया? तो लीनियर मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक ऑब्जेक्ट है जो कि XY प्लेन में चल रहा है। ये XY है प्लेन हमारा, ये ओरिजिन है ना। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा था, मान लीजिए यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री और ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। कितना मीटर पर सेकंड से? इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है। कितना है? 2 kg है। किसी ने पूछ लिया इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम बताइए। क्या बताइए? तो आपके पास तुरंत दिमाग में एक बात आना चाहिए कि भैया हम पहले इस वेलोसिटी को 2 पार्ट में यानी कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इधर क्या आएगा? 30 cos 30 और ये वाला कंपोनेंट 30 sin। देखो तुमको पता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन अब एकदम मस्त चलेगा, है ना। तो काइनेमेटिक्स और बेसिक चीज़ पढ़ने का यही रिजल्ट होता है कि आगे की बात आपकी आराम से क्लियर होती हैं। समझ में आया? अब तुम लोग फटाफट उड़ाओगे इस चैप्टर को और आगे जितने भी ऐसे चैप्टर रहेंगे सब फटाफट होंगे। तो 30 cos 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। तो यहाँ से कट गया, ये क्या आएगा? 15√3। और इधर का बताइए 30 गुणे sin 30 की वैल्यू 1/। तो ये कितना है यहाँ? यानी कि अगर आपको किसी ने बोल दिया वेलोसिटी एज ए वेक्टर लिखिए, वेलोसिटी एज ए, तो आप कहेंगे भैया 15√3 कौन है डायरेक्शन में? आई कैप प्लस 15 कौन है डायरेक्शन में था? वाई डायरेक्शन में था। यूनिट क्या हुआ? अबे यूनिट वेलोसिटी लिख रहे हो। हमने आपसे पूछा कि वेक्टर नहीं, हमको बताइए किसके बारे में? लीनियर मोमेंटम के बारे में बताइए। किसके बारे में? आपको फार्मूला पता था। बात समझ में आया? मास की वैल्यू 2 किलो गुणे मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या रखेंगे? 15√3 आई कैप प्लस मीटर। अरे हाँ, तो P की वैल्यू क्या है? 30√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप और आगे आप लिखेंगे kg मीटर। अरे हाँ कि ना? तो क्या लीनियर मोमेंटम निकालना समझ में आया? अभी बहुत सारा, ये तो बेसिक सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अरे हाँ है क्या इसमें कुछ? अच्छा ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, लिखते रहिएगा आप लोग, मिटाएं इसको, आगे बढ़ें। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? सवाल नंबर 3 हम लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिएगा, धीरे धीरे समझते रहिएगा। हमारे पास क्या था? एक ऐसे फ्लोर था या वॉल था, हमने इसको बोल दिया एक फ्लोर है, ग्राउंड मान लीजिए, धरती है। क्या है ये? धरती माता है। हमने क्या किया? एक बॉल को ऐसे ड्रॉप किया, एक बॉल को ऐसे ड्रॉप किया। कितने हाइट से? मान लीजिए हाइट वाइट हटा देते हैं, अभी बेसिक सवाल लेके चलते हैं। हमने बोला यार देखो, एक बॉल को हमने, ये हमारा नॉर्मल था, धरती माता पे एक हमने नॉर्मल खींच दिया, एक बॉल ऐसे आ रहा, हिट कर रहा है। क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। और जो कि वर्टिकल से बना रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री? और ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। कितना मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। कितना मीटर पर सेकंड? किसी ने आपसे पूछा ये आ रहा है 30 डिग्री, कहाँ से बना रहा है? वर्टिकल से। तो यहाँ कितना एंगल बनाएगा?
अल्टरनेट वर्टिकली अल्टरनेट एंगल कितना एंगल होगा? अरे 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आफ्टर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप लगाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर से भागेगा? 30 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे हाँ कि ना? अच्छा भैया, ये ऐसे भागेगा, है ना? तो इस डायरेक्शन में जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आपको बताना लीनियर मोमेंटम कितना था, और जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड आपको बताना लीनियर मोमेंटम कितना था। इसका मास मान लीजिए कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लीजिए 1 kg है। कितना kg? तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपको बताना है। सवाल समझ में आया? जस्ट हिटिंग द नहीं, जस्ट हिटिंग द नहीं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर लीनियर मोमेंटम एंड व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड फॉर लीनियर मोमेंटम। समझ आए सवाल? चलिए करते हैं। सवाल समझ में आ रहा है? आगे बहुत मिलेगा ऐसे छोटे छोटे सवाल, पिद्दी पिद्दी भर के सवाल बहुत पढ़ाए जाते हैं इधर उधर। जितने भी ऑनलाइन देखोगे या कहीं अच्छे जगह जाके पढ़ोगे, ये सवाल करवाएंगे बैठ के 3 घंटा। ठीक है ना? तो ये टकराने से पहले इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट आप लोग निकालिए। ये टकराने से पहले की बात है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से कितना एंगल बना रहा था? 30 डिग्री बना रहा था, है कि नहीं? ये इनिशियल मोमेंटम का हम जिक्र करने जा रहे हैं। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, धरती से टकराने के पहले मोमेंटम क्या है? तो चलिए इसको लेंगे इस डायरेक्शन में 10 cos 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में। अरे हाँ कि ना? इसकी वैल्यू कितनी? हाँ, y एक्सिस मान लीजिए नीचे, तो निगेटिव y एक्सिस नीचे होगा इस डायरेक्शन में, ये तो पॉजिटिव x एक्सिस है, तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है क्या आ रहा है? 5√3 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं? और इसके बारे में बात करिए। हाँ, इधर वाला ये मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं भैया। हाँ, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एक्स एक्सिस पे कितनी कंपोनेंट, कितनी वैल्यू आएगी वेलोसिटी की? 5 आएगी। क्या देखिए, 10 इंटू साइन 30 का मतलब हो जाएगा 10 गुणे 1/2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5i कैप माइनस, ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी आप लिख रहे हैं, माइनस वाई एक्सिस पे है तो लिखेंगे -5√3 जे कैप। यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? बात समझ में आया? अच्छा, जस्ट आफ्टर हिटिंग द, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, है ना? ये ऐसे जा रहा था, अरे हाँ कि ना? ये बॉल हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है हमारा? 30 डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री, है ना? वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, जितने वेलोसिटी से आया उतने वेलोसिटी से जा रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लगा रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा था, है ना? तो अभी भी आपके पास 2 कंपोनेंट यहाँ से भी निकलेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, कितना बताइए? अरे भाई 10 कंपोनेंट बताइए, 10 cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में 10 साइन, इसकी वैल्यू भी पीछे हमने देखा कितना आ रहा है? 10√3/, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितना है?
5i कैप इस बार कौन से एक्सिस पे जा रहा है? पॉजिटिव y एक्सिस पे जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? प्लस 5√3 जे कैप आगे मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया? टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो टकराने के पहले लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होगी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, टकराने के बाद क्या होगा? अरे बताइए, मास इंटू, ये बात समझ में आ रहा है? तो मास की वैल्यू कितनी है? 1 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5i माइनस, बात समझ में आया? तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5i माइनस 5√3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आपकी क्या आई? 5i माइनस 5√3, ये जे कैप होगा kg मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही सबको? अरे हाँ कि ना? अच्छा, आगे की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम बताइए। 1 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? अरे बताइए, यही होगा ना? अरे हाँ कि ना? ये फाइनल मोमेंटम है। अरे भाई है कि नहीं है? तो फिर से इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे? 5i प्लस 5√3 जे कैप kg मीटर। तो क्या हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल लिया? अरे हाँ कि ना? निकाल लिया। किसी ने आपसे पूछा चेंज इन मोमेंटम जरा बताइए, क्या पूछा? फाइनल मोमेंटम माइनस, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्लियर हो रहा है, सॉरी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू अभी क्लियर हो रही है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब बाद का मोमेंटम और पहले का मोमेंटम का डिफरेंस है ना, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इधर वाली बात हटा दें, इधर वाली बात हटा दी जाए, इसको हटा देते हैं इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू, या यही चीज़ हटाते हैं यहाँ से, है ना। हमने आपसे पूछ लिया बाद में कि भैया चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात कर लें, तो आपने कहा ठीक है बात कर लेते हैं। फार्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या है? यही तो होता है। किसी ने पूछ लिया इस बार आपका नंबर कितना बढ़ा, पिछले टेस्ट में मान लीजिए आपने 100 नंबर गेन किया था, इस बार आपने 80 नंबर गेन किया। पिछले टेस्ट में 100 नंबर, इस टेस्ट में 80 नंबर। किसी ने पूछा आपसे कितना नंबर आपका आया, पिछले टेस्ट से कितना नंबर आया, तो आप कहेंगे 80 माइनस 100। अभी का जो नंबर आया और जो पीछे का आया था 80 माइनस, तो कितना आया? माइनस 20। आप अच्छे बने कि बेकार? अच्छे बने कि बेकार? अच्छा, उल्टा करते हैं। पिछले वाले टेस्ट में आपका 100 नंबर आया था, इस वाले टेस्ट में आपका 120 नंबर आया। पिछले वाले टेस्ट में 100 नंबर, इस वाले टेस्ट में 120 नंबर। फिर से किसी ने पूछ लिया इस बार कितना आया, कितना बढ़ा आपका नंबर, या कितना चेंज आया, तो आप कहेंगे भैया इस बार आया था 120, पिछले बार आया था 100, तो 120 माइनस 100 कितना चेंज आया? 20 नंबर का। इस बार बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। तो ऐसे मोमेंटम भी है ना। टकराने के पहले कितना और टकराने के बाद कितना। किसी का नंबर आया होगा मान लीजिए पीछे 100 नंबर, इस बार भी 100 नंबर आया। किसी ने बोला परिवर्तन कितना हुआ आपके नंबर में, आपने बोला इस बार 100 आया था, पिछली बार भी 100 आया था, तो 100 माइनस 100 कितना परिवर्तन हुआ? 0। बात समझ में आया? तो मोमेंटम भी ऐसे ही है। अब आप निकालोगे यहाँ से तो कुछ ऐसे ही भावना इस सवाल में निकल के आएगी कि एक दिशा में मोमेंटम में परिवर्तन होगा, दूसरे दिशा में मोमेंटम में परिवर्तन नहीं हो रहा। चाहे तो सवाल करके देख लो पूरा, चाहे तो सवाल पूरा करके देख लो। कहानी बड़ी मज़ेदार है, अभी आप खुद से बताएंगे पूरा कंक्लूजन। न्यूटन लॉ, फ्यूटन लॉ, लॉज ऑफ मोशन सब वैसे ख़त्म हो जाएगा बातों बातों में, देखना। अभी इसको मिटाएं, मिटा दें अभी। चलिए भैया, हाँ, तो बात करते हैं खास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम
ये है हमारा चेंज इन मोमेंटम। बात करिएगा ध्यान से, देखिए फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई है, ये आया। इनिशियल मोमेंटम कितना है, चलिए तो हम लोग यहाँ नीचे करते हैं, थोड़ा फटाफट आ जाए। 5i कैप प्लस 5√3 जे कैप, यूनिट सबका एक होगा तो यूनिट हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, है ना, माइनस इनिशियल मोमेंटम, सॉरी इनिशियल मोमेंटम क्या है, माइनस 5√3 जे कैप। बात समझ में आया, अरे हाँ कि ना। चलिए लिखते हैं इसको फटाफट, 5i माइनस 5i एक साथ कर दीजिए प्लस 5√3, और देखिए यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√3, यहाँ आ गया। इसको i हम हटा देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x एक्सिस में परिवर्तन और y एक्सिस में परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग, है ना। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। ये क्या आया, इसकी वैल्यू कितनी, और इसकी वैल्यू 10√3 जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम हमारा आया 0i कैप प्लस 10√3 जे कैप। 4 सवाल, एक सवाल करके आप 4 जगह के 4 सवाल कर लिए हैं। अभी मैं बताऊंगा कहाँ कैसे कैसे ये आपने सीखा है। पूरे फिजिक्स में कम से कम 10 जगह ऐसा आएगा जहाँ पे इसका आंसर आपको देना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको जवाब देना होगा। पहला बात मैं बताता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, जो आपने 9th और मतलब 10th में पढ़ा है ना, और आपने 12th में ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सवाल ये पूछा जाता है कि जब लाइट इंसिडेंट करता है किसी भी सरफेस पे, आफ्टर हिटिंग या आफ्टर रिफ्लेक्शन, फाइंड आउट चेंज इन फेज, फाइंड आउट चेंज इन फेज। तो देखिएगा ध्यान से, वाई एक्सिस पे गिर रहा था इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे शुरू में जा रहा था ऐसे, ये जब बॉल आ रहा था ऐसे, तब का कंपोनेंट है ये बिफोर, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या जस्ट बिफोर टकराना विद द सरफेस। और जब टकराया तो इसका एक कंपोनेंट गया इधर और दूसरा कंपोनेंट जा रहा इधर। अरे हाँ, यानी कि ये किधर जा रहा था, ये बीच में जा रहा था ना भाई। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट था, मतलब ये वेलोसिटी है शुरू में, नेट वेलोसिटी। ये टकराने के पहले का डायरेक्शन, ये टकराने के पहले और टकराने के बाद में कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जो चेंज हो रहा है, कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जो फिक्स है। हाँ देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है जो कि चेंज नहीं हो रहा है। वाई डायरेक्शन में ऐसे आ रहा था, ये इनिशियल डायरेक्शन है वाई का और ये फाइनल डायरेक्शन है वाई का। अरे हाँ कि ना। वाई एक्सिस पे शुरू में बॉल नीचे गिर रहा था और टकराने के बाद बॉल वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहा है। अरे हाँ कि ना। किसी ने पूछ लिया दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना, कितना, और दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0। तो फेज चेंज हुआ एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 180 डिग्री का। तो जब लाइट इंसिडेंट करता है या बॉल या कोई बुलेट या किसी भी कहीं से भी टकराता है, रिफ्लेक्शन के केस में 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। कितना होता है? लोगों को ये बात उस समय नहीं समझ में आता, क्योंकि उस समय हम मोमेंटम में इतना एनालिसिस करते ही नहीं है। बात समझ में आया? अब जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तब हमको ये बातें साफ हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना। तो हमको परिवर्तन मिल रहा है वाई एक्सिस पे, कहाँ परिवर्तन नहीं मिला, कहाँ परिवर्तन नहीं मिला। हम याद करते हैं न्यूटन को। हम किसको याद करते हैं? और न्यूटन ने हमको बताया था जिस डायरेक्शन में फोर्स चेंज नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का परिवर्तन नहीं होगा, उस डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लगेगा? नहीं। जिस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में परिवर्तन नहीं आया, क्या उस डायरेक्शन पे फोर्स होगा? नहीं। किसी ने आपसे पूछ लिया कि अलोंग द सरफेस, अलोंग द अर्थ, जो हमने पीछे बताया था, अलोंग द ग्राउंड क्या कोई फोर्स लग रहा है? अलोंग द सरफेस क्या कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि अलोंग द सरफेस एक्स डायरेक्शन में तब भी उतने वेलोसिटी चल रहा था और टकराने के बाद भी उतनी ही वेलोसिटी से चला। एक्स कंपोनेंट फाइनल मोमेंट जो चेंज इन मोमेंटम निकाला, एक्स कंपोनेंट कितना है? 0 है। तो क्या एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है?
वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वाई डायरेक्शन में फोर्स चेंज हमें क्या कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम हमें वाई डायरेक्शन में दिखा, तो फोर्स किस दिशा में लगता हुआ नजर आना चाहिए? वाई डायरेक्शन में। एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स? हाउ वी कैन फाइंड आउट? ये एग्जाम्पल आपको ये समझाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपने फोर्स लगाया है उसका दिशा क्या होगा, उसका दिशा क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे डिसाइड होता है? चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन अगर आपको पता है, चेंज इन डायरेक्शन आपको अगर पता है तो आपको पता हो जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है। कौन सा फोर्स? नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल, नेट अनबैलेंस का डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस पे है। अभी इस एग्जांपल ने हमको क्या समझाया कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है? क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं? कैसे पता चला? बिकॉज चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इस बात से हमको समझ में आया कि एक्स दिशा में कोई भी फोर्स, वाई दिशा में फोर्स लग रहा है। कैसे पता चला? जब हमने मोमेंटम का परिवर्तन वाई दिशा में देखा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ क्लियर हो रहा है टॉपिक? किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा? किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा? अरे मार खाओगे सबके सब। किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा? गधों को कभी कोई सिखा नहीं सकता, तुम लोग गधे ना बनो। मैंने पूछा है किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा? अबे गधे, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। मोमेंटम का डायरेक्शन तो दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे हाँ, फाइनल मोमेंटम देख, फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन दिख गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेलोसिटी भी तो था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो काहे नहीं क्लियर हो रहा है? गधापंती सीख रहे हो। मैंने पीछे रिवील किया था, पीछे बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम किधर होता है? जिस दिशा में वेलोसिटी होता है। गधों को फिजिक्स नहीं समझ में आता, होशियार बनो तभी फिजिक्स समझ में आएगा। ठीक है ना? रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट है। इतना अगर खोल के रख दिया कि हाँ यार सब कैसे हो रहा है, फिर भी नहीं, वही गलती। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कंपोनेंट है, यानी कि एक प्लेन में है वेलोसिटी का डायरेक्शन। अरे है क्या? तो मोमेंटम भी तो प्लेन में नजर आ रहा है आपको। ये भी मोमेंटम प्लेन में नजर आ रहा है। अरे हाँ कि ना? इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी है। फाइनल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम भी है। हाँ कि ना? लेकिन क्या मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे है? नहीं। क्या फोर्स दोनों एक्सिस पे होगा? नहीं। तो फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है? किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। जिस डायरेक्शन पे लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? अरे कहानी समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना? तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन। और लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। क्या डायरेक्शन क्लियर हो रहा है? किस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा, किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होगा? बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना? तो ये बातें साफ साफ रखो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है फिजिक्स सीखने का। बेसिक चीज़ होता है, कोई पंगा नहीं है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट को जैसे समझाया जाए वैसे समझोगे तब। बहुत सारे लोगों का मुंह बनता है फिजिक्स पढ़ते समय। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज़ दिमाग में होता नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे होंगी? हाँ, तो बेसिक चीज़ें समझो। ये भी क्लियर हो गया? यहाँ कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना? तो दो बातें तो हमने सीख ली। कौन सी बात? पहले कि भाई मोमेंटम क्या होता है, और दूसरा कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। फोर्स का कैसे फाइंड आउट? कौन से फोर्स का? नेट फोर्स। नेट फोर्स जो किसी रिजल्टेंट फोर्स बोल दीजिए आसान भाषा में, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी आप लोग पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बात समझ में आया? समझ में आया? हाँ कि ना? मिटा दें? चलिए भाई, कम से कम इस लायक तो हो गए कि इतना तो समझ में आया। कल जाके फिर से भूल जाना, है ना?
चलिए एग्जाम्पल अब फटाफट करें और करोगे? चलिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? ये चौथा होगा ना। किसी ने बोला, किसी ने आपसे बोला ये भैया एक वाल है। क्या है? वाल है। एक घर था, मान लीजिए एक घर है। ये क्या है? घर है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है ना। आगे बहुत सारा सवाल करोगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं इसमें कम से कम 3-4 चैप्टर आपका कवर करूँगा लॉज ऑफ मोशन में, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो गया, चाहे कोलिजन हो गया। कोलिजन भी इसी में आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कोलिजन हो, वर्क पावर एनर्जी हो, मैंने बोला था काइनेमेटिक्स अगर बढ़िया है आपका, कौन सा, और वेक्टर बढ़िया है और बेसिक मैथमेटिक्स बढ़िया है तो फिजिक्स आपके कब्जे में है। अगर ये 3 चैप्टर गड़बड़ हुए तो फिजिक्स समझ जाओ, भूल जाओ। वो रटा के कोई हो सकता है जो यूट्यूब पे बढ़िया आपको रटाता रहे या किसी क्लास में रटाता रहे, कोई समझ में आने वाला नहीं है। रट के कितना दिन याद रखोगे? आज अभी रटा रहे हैं, कल भूल जाओ। तो 3 चैप्टर एकदम स्ट्रांग कर लो अगर चाहते हो फिजिक्स सीखना। तो ये सब चैप्टर बड़े आसान, बहुत आराम से समझ में आएंगे जब आपका वेक्टर क्लियर हो, बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर हो और काइनेमेटिक्स क्लियर हो। ठीक है ना? तो तीनों चैप्टर पे खूब जोर दो। बाकी ये सब तो आसान है, ये सब बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा। मान लीजिए एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो और एक बॉल ऐसे जाके इससे टकराया, तो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से गया। कितने मीटर पर सेकंड से गया? इसका मास 2 kg था। कितना था? 2 kg था। कितना गया? ये मान लीजिए बुलेट हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा, हम 2 किलो का बुलेट तो होता नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ये एक बुलेट है जो कि 2 kg का है। ये क्या करा? ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग था, ये गया, आपने इस बुलेट चलाया और ये जाके यहाँ पे पेनिट्रेट किया और रुक गया। मान लीजिए ये यहीं पे जाके स्टॉप हो गया, अंदर नहीं गया, यहीं पे जाके तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। किसी ने पूछा आपसे चेंज इन मोमेंटम बताइए, किसी ने पूछा आपसे, बताइए फिर चेंज इन मोमेंटम बताइए फटाफट। अब इसको मान लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। क्या आएगा? सीधे आप कहेंगे भैया इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू m इंटू वी इनिशियल। मास कितना? 2 किलो। और वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में है? आई कैप। बात समझ में आया? तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 20 आई कैप केजी मीटर। अरे हाँ कि ना? अच्छा भाई साहब, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास की वैल्यू 2 kg, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, तो फाइनल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम, किसी ने आपसे पूछा चेंज इन मोमेंटम बताइए, किसी ने आपसे पूछा तो क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम जो भी हो और इनिशियल मोमेंटम जो भी है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू 0 आई है और इसकी वैल्यू इतना केजी मीटर। अरे बोलो भाई, अरे बोलो कितना? केजी। ये क्या आया? ये क्या आया? किसी ने आपसे पूछा कि इस बिल्डिंग ने बुलेट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? भाई बुलेट तो गन से जा रहा था ना। अरे हाँ कि ना? क्या बुलेट ने कोई फोर्स लगाया? रास्ते में आया कौन? बुलेट के रास्ते में आया कौन? दीवार ने फोर्स लगाया होगा ना, एक्सटर्नल। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ रहा है? दीवार बुलेट पे फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? कहानी समझ में आ रहा है ना? ये चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है?
नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? बुलेट ये ऐसे आएगा, ऐसे दीवार खड़ा था तो बुलेट तो ऐसे जा रहा था, इसको इसने रोक लिया तो इसने फोर्स किधर लगाया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सवाल क्लियर हो गया, बेसिक सवाल था। ये लॉलीपॉप बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में इसको, कि बच्चों को कैसे बेवकूफ़ बनाएं। अच्छा सवाल देखिए, मान लीजिए एक बम का गोला गिर रहा है, ये अभी फिर से गिर रहा है, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से? और इस बार ये बम का गोला हॉरिजॉन्टल से बना रहा था 37 डिग्री। कितना डिग्री? और कितने मीटर पर सेकंड से गिर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। इस बम के गोले का जो मास था वो मान लीजिए 5 किलो था। कितना किलो था? 5 किलो। हमने आपसे पूछा कि फाइंड आउट, ये वाल है, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, सॉरी हाँ सही है, मोमेंटम ही पढ़े रहे ना। फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, फाइंड आउट चेंज इन कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हो भैया। आगे आप पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, बात समझ में आया? तो इसको मिटा दे इधर वाला, चलिए मिटा देते हैं भाई। फटाफट करिए। फिर से क्या करेंगे? वेलोसिटी वेक्टर को ब्रेक करेंगे। ये देखिए ये क्या होगा? क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे? अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। आया, टकराया और वापस उसी डायरेक्शन में जाएगा, या वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाया था जस्ट बिफोर हिटिंग जितना था। टकराने से पहले हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना रहा था, टकराने के बाद भी हॉरिजॉन्टल से। अरे क्या ये बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? पक्की बात? अच्छा ये सही बनाया कि हमने गलत बनाया? अब देखिए ये टकराया, इसका 10 मीटर पर सेकंड थोड़ा इधर लिख देते हैं भैया साफ सुथरा। ये अल्टरनेट एंगल होगा 37। अरे हाँ कि ना? तो ये कितना एंगल होगा? अरे हाँ कि ना? तो करेंगे क्या? इसको ब्रेक करेंगे ना। किसको ब्रेक करना चाहिए? वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 10 कॉस, भैया ये 37 यहाँ हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, कॉस 30, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? 10 साइन। और इसका देखिए टकराने के बाद डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है ना, 10 मीटर पर सेकंड से जा भी रहा था भैया। तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा? यहाँ पे ले लीजिए कंपोनेंट, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से कितना एंगल? अगर ये 37 है तो ये भी तो 37 है। अरे हाँ कि ना? तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा? इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 10 कॉस, अरे 10 कॉस 37 ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा ना, 37 कहाँ से बना रहा है? ये है ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 10 कॉस, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 10 साइन। क्या कंपोनेंट देख के आपको लग रहा है कि यार इसमें कौन सा कांस्टेंट है? कौन सा कांस्टेंट आपको दिख रहा है? कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट दिख रहा है? ये देखो 10 साइन 37 नीचे आ रहा है, और इधर से फिर से 10 साइन 37 नीचे आ रहा है। तो कांस्टेंट कौन दिखाई दे रहा है? कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन भी है। अरे हाँ कि ना? क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी के बारे में देख रहे हैं, और वेलोसिटी से यहाँ देखिए टकराने के पहले, इस दीवार से टकराने के पहले एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव। या दीवार की तरफ कितना है? 10 cos 37। दीवार से टकराने के बाद का कंपोनेंट एक्स वाला किधर हो गया? अवे फ्रॉम द वॉल। कितना?
इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि दीवार जो है ना एक्स दिशा में फोर्स लगा रहा है, लेकिन माइनस एक्स दिशा में। आगे देखेंगे सब समझ में आएगा। बात समझ में ये क्लियर है? इस बार हम बोलेंगे यार देख, हम क्या करते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी का फटाफट वैल्यू बताइए। इनिशियल वेलोसिटी निकालिए। क्या लिखेंगे? अच्छा 37 की वैल्यू क्या होगी? हमने बताया था जब 37 वाला कोई वैल्यू आए तो राइट एंगल ट्रायंगल 37 के आगे 3 होगा और हाइपोटेनस 5 होगा, इधर 53 बनेगा, इधर क्या होगा? बात समझ में आया? तो cos 37 की वैल्यू, cos 37 4 बाई sin 37 3/, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो x कंपोनेंट जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल 10 इंटू 4 बाई, काट देंगे तो कितना आएगा? 8 मीटर। और जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल y कंपोनेंट कितना है? इसको निकालिए। 10 इंटू कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। टकराने के पहले x दिशा में कितना है, या दीवार की तरफ कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। और y दिशा में कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इधर अगर टकराने के बाद का देखो तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि वैल्यू तो वही थी, बस डायरेक्शन चेंज हुआ था। और y कंपोनेंट इधर आएगा टकराने के बाद किधर? कितना? ये भी 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। अरे आएगा कि नहीं यार? अरे हाँ कि ना? जरा चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लिखिए वेक्टर के फॉर्म में फटाफट। रखिए भाई, रखिए फटाफट। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना है? पॉजिटिव है। 8i कैप प्लस, अब देखिए यही आप गलती कर रही हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, सॉरी निगेटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा। कितना होगा? 6। यूनिट क्या होता है भैया वेलोसिटी का? तो ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बताइए भैया। ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, लेकिन कौन से? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। बात समझ में आया? तो -8i कैप, और इसके बारे में फिर से ये वाई एक्सिस पे, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो फिर से हम यूनिट लिखेंगे भैया। चलिए इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फटाफट बताइए। 5 kg, 5 किलो गुड़े 8i कैप। अब ये अंग्रेजी हिंदी तो आता नहीं आई कैप का, तो हम ये बोलेंगे -6j कैप, ये मीटर पर सेकेंड है भैया। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना आया आपका? 40i कैप माइनस 30j कैप। यूनिट क्या है भैया? kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, इनिशियल मोमेंटम आपने बता दिया, फाइनल मोमेंटम बताइए सर। लिखेंगे आप मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास है 5 किलो और फाइनल वेलोसिटी है -8i माइनस 6j मीटर पर सेकेंड। तो चलिए भैया फाइनल मोमेंटम बता दीजिए आप लोग। -40i कैप प्लस, हाँ ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, -30j कैप। बात समझ में आया? kg मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई साहब, फाइनल मोमेंटम आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया। हमने पूछा क्या था आपसे? फाइंड चेंज इन, बहुत सही सर। तो चेंज इन मोमेंटम इधर लिख दें क्या? हाँ, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बताइए। क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस, चलिए लिखते हैं फाइनल मोमेंटम की वैल्यू -40i कैप -30j कैप, फिर आप माइनस करेंगे -40i कैप -30j कैप
अरे हाँ, आगे यूनिट आप लोग पता है आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, -80 आई कैप हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -30 जे कैप प्लस 30 जे कैप जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आया -80 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ऐसा लिख लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट तो आपको पता है। तो मैं ज़रा चेंज इन मोमेंटम यहाँ लिख दूँ क्या, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू यहाँ लिख दें, अरे हाँ कि ना, चेंज इन मोमेंटम हमारा आ रहा है बेटा -80, बताइए -80 आई कैप प्लस 0, यूनिट क्या है, लेकिन किसी ने आपसे पूछा, ध्यान दीजिएगा, ये किसका मोमेंटम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किसका मोमेंटम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इस बॉल का कर रहे हैं ना, किसका मोमेंटम आप कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बातें फिजिक्स में बहुत ही कॉमन होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन बच्चा जब सोचता है तो उसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। सवाल कभी कभी आता है, फाइंड आउट झटका ऑन द बॉल बिकॉज ऑफ वॉल, कि जब आप टकराया बॉल तो बॉल पे कितना फोर्स लगाया दीवार ने, इस वॉल ने कितना फोर्स लगाया। दूसरा सवाल पूछता है, फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड रहेगा वही, मैग्नीट्यूड में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, बस डायरेक्शन चेंज। आगे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाऊंगा इस चीज़ का, टकराने के जस्ट पहले टकरा कैसे रहा होगा बॉल, और दीवार उस पर कैसे रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, एक्शन और रिएक्शन जब फोर्स पढ़ेंगे आगे तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको और क्लियर होगा, क्योंकि मैकेनिज़्म हम लोग बेसिकली इस चीज़ का पढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख रहे हैं कि कौन किस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि दीवार बॉल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बॉल आया, हिट किया दीवार पे, तो बॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, तो बॉल तो अगर दीवार नहीं होता तो बॉल तो ऐसे जाता, लेकिन टकराया, टकराने की वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो किसने फोर्स लगाया, किसने फोर्स लगाया। अच्छा, एक ट्रक चल रहा था और दूसरा कार, ट्रक कार से टकराया, अब बताइए ट्रक किधर जाएगा और कार किधर जाएगा। मान लीजिए ये कार है, मान लीजिए ये, और ये ट्रक है, जिस हाथ में मैंने मार्कर पकड़ा वो क्या है, ट्रक। अब ये ट्रक जाके कार से टकराएगा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पीछे जाएगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा लोड है तो ये आगे बढ़ेगा, कार के टकराने से कार ही पीछे जाएगा, ये तो पीछे नहीं जाएगा। लेकिन अगर दो ट्रक होते, दोनों ट्रक होते, दोनों मान लो ये दोनों हाथ अभी हमारे ट्रक हैं, ये है मान लीजिए लाल वाला ट्रक, ये है सिंपल वाला एकदम सफ़ेद वाला, या कौन सा हाथ मेरा कौन से कलर का दिख रहा है, मेरे हाथ वाला कलर वाला ट्रक, ठीक है ना। ये टकराया, तो टकराने के बाद जब टकराता है तो भाई क्या होगा, इस बार इस पे फोर्स लगाएगा, ये इधर पीछे जाएगा, और ये वाला लगाएगा इधर पीछे जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी कभी कभी सवाल में पूछता है कि कौन किधर कितने वेलोसिटी से जाएगा। ये तब पढ़ाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे कोलिजन। क्या पढ़ाएंगे, कोलिजन। और है कॉन्सेप्ट पूरा पूरा यही, वहाँ भी पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लगना है यही सब, ठीक है। तो एक जगह पढ़ो और 4 जगह इंप्लीमेंट करो, ये होता है दिमागदार वाला बात, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग बताइए फिर से, इस बार बॉल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस बार बॉल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लगा। किधर लगा, कैसे पता चला, जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में फोर्स। अरे हाँ कि ना। तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में दिख रहा है, माइनस एक्स एक्सिस पे। किधर दिखा, तो इस वजह से हमें समझ में आया कि दीवार ने बॉल पे जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन किधर था, कहानी क्लियर हुआ। अरे हाँ कि ना। और वाई एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है, कैसे पता चला, चेंज इन मोमेंटम जब बॉल का हमने निकाला, चेंज इन मोमेंटम जब बॉल का हमने, तो हमको एक बात समझ में आया कि यार देख, वाई एक्सिस का जो मोमेंटम पहले था बॉल का, टकराने के बाद भी वही मोमेंटम वही डायरेक्शन मिल रहा है बॉल का वाई एक्सिस पे। अरे हाँ कि ना। इसी वजह से जब फाइनल मोमेंटम
अबाउट वाई एक्सिस देखा गया और इनिशियल मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस देखा गया, दोनों की वैल्यू सेम है। चाहे तो देख लो कहाँ कैलकुलेट किया हो इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है, -30 जूल, जूल कह रहे हो, देखो गलती ऐसे होती है, -30 जे कैप, और फाइनल मोमेंटम वाई एक्सिस पे कितना आया, -30 जे कैप। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि भैया वाई एक्सिस पे कोई भी फोर्स कौन नहीं लगा रहा है, दीवार नहीं लगा रहा है। कौन नहीं लगाया, दीवार ने बाल पे वाई एक्सिस में कोई फोर्स। क्या न्यूटन का सेकेंड लॉ कुछ क्लियर हो रहा है? क्या मोमेंटम समझ में आ रहा है? क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आ रहा है? बेसिक क्लियर हो रहा है अभी? क्या हमको ये समझ में आया कि जिस दिशा में मोमेंटम में परिवर्तन होगा उसी दिशा में फोर्स हमें मिलेगा? अरे हाँ कि ना? ये बात याद रखिएगा, बहुत सारा सवाल बड़े आसानी से होगा। समझ में आया? तो इसी बात के साथ, इसी संदेश के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।